नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इसी साल की शुरुआत में ही भारत की तरफ से लगभग 400 से ज्यादा अस्त्र मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। इसके पीछे एक मेजर कारण ये था कि अभी से ही इंडियन एयरफोर्स अपनी स्टैंडर्ड वीवीआर मिसाइल के तौर पर इसको इस्तेमाल करने वाली थी और इनिशियली सुखोई की 2 स्क्वाड्रन में इनको इंटीग्रेट करके टेस्ट भी किया गया था और उसको टेस्ट करने के बाद इनको तेजस में और मिग-29 में भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि कुछ ही हफ्ते पहले इंडियन एयरफोर्स को अस्त्र मिसाइल की डिलीवरी मिलना शुरू हुआ है और इसी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी सभी सुखोई फ्लीट में इनको ऑपरेशन करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया को भी फास्ट ट्रैक मोड में करने का प्लान किया जा रहा है और सभी सुखोई स्क्वाड्रन को अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए अपग्रेड किया जाने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक सुखोई से इनको फायर करने के लिए कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेंजेस करने की जरूरत पड़ने वाली है और इनको 2023 से 2024 तक कंप्लीट करने का प्लान किया गया। अब पहले से जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अस्त्र मिसाइल के इनिशियल ऑर्डर को प्लेस किया गया था तो उसमें बस 50 के आसपास मिसाइल को खरीदने की प्लानिंग की गई थी, तो इनकी प्रोडक्शन भी इतना फास्ट नहीं था। लेकिन अभी जब 400 से ज़्यादा मिसाइल के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है तो इनको अभी बल्क में डिलीवर करना शुरू किया जा रहा है और इनकी प्रोडक्शन रेट को अभी भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज किया जा चुका है और साल में भी 100 से ज़्यादा अस्त्र मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने की बात की गई है। अस्त्र मार्क 1 को अभी हमारी रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज यहाँ पे 110 किलोमीटर तक बताया जाता है और टेस्टिंग के दौरान इसे बंसी ड्रोन को लगभग 87 किलोमीटर की डिस्टेंस पर भी इंटरसेप्ट किया था, तो इसकी एक्यूरेसी R-77 के मुकाबले काफ़ी बेहतर पाया गया था। जिसके बाद अभी इसको तेजस में और हमारी मिग-29 के अलावा रफाल में भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके। आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए एरो इंजन्स को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में इनिशियल सक्सेस ना मिलने के बाद इसमें अभी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर इनको डेवलप करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें 110 से लेके 130 किलोटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाले एक इंजन को डेवलप किया जाएगा। अब इसमें सफ्रान और रोल्स रॉयस की तरफ से भारत को लगभग सेम टाइप का ऑफर दिया जा रहा है, साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी अभी ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के साथ इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, तो भारत सफ्रान और रोल्स रॉयस में से किसी एक के साथ यहाँ पे मिलकर एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर सकता है। अब ऐसे में एडीए की तरफ से भी और जीटीआरई की तरफ से भी ये बात क्लियर किया जा चुका है कि जिस तरीके से अभी एमका को बनाने के लिए कंसोर्टियम को बनाने का फैसला किया गया था, ठीक वैसे ही इंजन्स को बनाने के लिए भी कंसोर्टियम को फॉर्म करने का प्लानिंग किया गया है, जिसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इंजन्स की फेज 1 और फेज 2 सप्लायर्स की लिस्ट में इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जा सकता है। अब जैसे कि इन इंजन्स की कंप्लीट टेक्नोलॉजी अभी भारत के पास मौजूद रहने वाला है, तो इनमें मैक्सिमम इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इनको इंडियन कंपनियों के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। अभी इसी में ही शामिल होने के लिए भारत फौज की तरफ से कोशिश किया जा रहा है। भारत फौज जो कि मेनली अभी तक लैंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर रही है और खास करके आर्टिलरी गन्स और ग्राउंड बेस्ड व्हीकल सेगमेंट में अपना पैर काफी हद तक जमा चुका है। वो अभी इस एरो इंजन की डेवलपमेंट और इसकी सप्लाई चेन में शामिल होने का प्रपोजल दे रहा है और वो अभी रोल्स रॉयस के साथ मिलकर उनकी कंपोनेंट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग कर रहा है। अगला अपडेट अंडर वाटर माइंस को लेके। जब भी हम अंडर वाटर माइंस की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन नेवी के पास कोई भी माइन स्वीपर वेसल मौजूद नहीं है और पिछले 10 सालों में नए वेसल्स को एक्वायर करने के लिए मल्टीपल कोशिश नाकामयाब होने के बाद अभी नेवी की सभी माइन स्वीपर वेसल को डीकमीशन किया जा चुका है, लेकिन जिनकी जगह पर अभी नए वेसल इंडक्ट नहीं किए गए, जिससे एक तरीके से अंडर वाटर माइंस के खिलाफ हमारी नेवी की ताकत जो है वो थोड़ी कमजोर साइड में चल रही है और हम अभी एकदम से ऐसे वेसल्स को नेवी में इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसको कंप्लीट होने के लिए कम से कम 5 से 7 साल का वक्त तो लग ही सकता है। ऐसे में अभी नेवी की इस परेशानी को देखते हुए भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसका नाम सागर डिफेंस एंड इंजीनियरिंग है, उनकी तरफ से भी एक अंडर वाटर ऑटोनोमस ड्रोन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है,
जिनको कि स्वार्म ड्रोन्स की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। और इसमें हम अंडर वाटर माइंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं, जिससे हमारे वेसल्स को इन माइंस की लोकेशन के बारे में पहले से पता चल सकता है और किसी खतरे को हम पहले से यहाँ पे टाल सकते हैं या फिर डाइवर की मदद से इसको डिफ्यूज कर सकते हैं। इन ड्रोन्स को अभी लगभग 100 मीटर की गहराई तक ऑपरेट किया जा सकता है और अभी सेम कंपनी की तरफ से ऐसे ही एक और अंडर वाटर ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है, जिससे माइंस को प्लेस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए अभी इंडियन नेवी की तरफ से सागर डिफेंस को मदद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम खास करके लद्दाख और पांगोंग एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। अब शुरू से ही जब से भारत और चाइना के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें पांगोंग लेक एक मेजर फ्रिक्शन पॉइंट रहा है, क्योंकि लैंड में फेस ऑफ होने के साथ साथ चाइना की तरफ से अपनी हाई स्पीड और आर्म्ड बोट की मदद से इंडियन आर्मी के ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए वो लोग पांगोंग लेक का भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटे थे। अब बात करें इनिशियल फेस ऑफ की, तो आप सभी जानते हैं कि ये फेस ऑफ एक प्री प्लान्ड एक्शन की तरह था। तो चाइना को ये बात पहले से ही पता था, जिसके लिए चाइना पहले से प्रिपेयर्ड था और चाइना की तरफ से पांगोंग लेक में हार्ड इन्फ्लेटेबल बोट को पहले से तैयार करके रखा गया था। और फेसअप के दौरान वो लोग डायरेक्टली हथियार का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो इंडियन आर्मी की बोट में आकर टक्कर मारते थे और उनकी बोट पहले से ही नुकीले होते थे ताकि उनसे टकराने वाले बोट को वहां पे नुकसान पहुंचे। इसके तुरंत बाद ही इंडियन आर्मी की तरफ से चाइना की इन हाई स्पीड बोट्स को और लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को काउंटर करने के लिए 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें 12 स्पेशलाइज्ड पेट्रोल क्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और इनको 2021 के एंड तक इंडियन आर्मी को डिलीवर भी कर दिया गया था। इसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट को एक प्राइवेट फर्म के साथ साइन किया गया था, जिसमें फ्लैट बॉटम फाइबरग्लास लैंडिंग क्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था और ऐसे लगभग 17 वेसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। इन वेसल्स को मेनली ट्रूप्स को कैरी करने के लिए खरीदा जा रहा था और हर एक वेसल में करीब 35 ट्रूप्स को कैरी किया जा सकता था। इसके अलावा इसमें एक जीप को भी और साथ ही 12 जवानों को भी एक बार में कैरी किया जा सकता है और इन वेसल की टॉप स्पीड लगभग 35 नॉट के आसपास होने की बात की गई थी। अभी की रिपोर्ट के मुताबिक इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म को भी रिसेंटली आर्मी को डिलीवर किया जा चुका, जिनको अभी पूरी तरीके से पांगोंग लेक में ऑपरेशनल कर दिया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।